ज्यादा खुश थे कि वो अब कुर्बानी के लिए बकरा, दुम्बा, गाय और ऊंट खरीद कर आएंगे। बेगम, आपको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा बैल बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ईद पर अच्छी कीमत पर बेचूंगा। तुम लोग कौन हो? तुम मुझे जंगल के नहीं लग रहे। जी सरदार जी, हम इस जंगल के नहीं हैं, बल्कि हमें गुरु दादा ने भेजा है। वो कल आ रहे हैं। क्या गुरु दादा कल आ रहे हैं? जाओ गांव से 3-4 इंसान पकड़ कर लाओ। गुरु दादा का उनका मगज बहुत पसंद है और ये कुर्बानी के जानवर भी मार कर गुरु दादा के लिए गोश्त का इंतजाम करो। एक वक्त का किस्सा है। मिंटूपुर गांव में मीठे नाम का धोबी अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। मीठे ने अपने घर में एक बकरा पाला हुआ था, ये सोचकर कि ईद पर वो उसे अच्छे दामों बेचेगा। मीठे की गांव के करीब नहर के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। ओ मीठे, ये कपड़े पकड़ो और इन्हें अच्छे से धोई, जरा भी बैल नजर ना आए इसमें। आंटी जी, पहले कभी आपको शिकायत मिली है कपड़ों के बारे में जो ऐसी बात कर रही हो? आंटी किसको बोला? तेरी छोटी बहनों की तरह हूँ बाजी बोल। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी होनी भी नहीं है, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता नहीं मिलता बल्कि कब्रिस्तान का पता मिलता है। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान दराजी करेगा? मैं तेरे से कपड़े धुलवाती ही नहीं हूँ, मैं किसी और से धुलवा लूंगी। हाँ हाँ, धुलवा ले किसी और से। मरे नहीं जा रहा तेरे बदबूदार कपड़े धोने के लिए। मीठे की जबान दराजी की वजह से बहुत कम लोग उससे कपड़े धुलवाते थे और उसके मुकाबले में लोग बिट्टू धोबी से अपने कपड़े धुलवाना पसंद करते थे। बिट्टू मेरे कपड़े धो देगा। वो बीटा बगैरत तो बहुत बदतमीज है। अब मैंने उससे कपड़े नहीं धुलवाने। बाजी, मैंने आपको पहले भी मना किया था, उससे कपड़े मत धुलवाया करो। वो एक तो कपड़े अच्छे नहीं धोता और आगे से लोगों से बदतमीजी भी करता है। बिट्टू, तूने मुझे बाजी बोलकर बहुत खुश कर दिया। आज के बाद मैं तेरे से कपड़े धुलवाऊंगी। बिट्टू की कामयाबी की वजह ये भी थी कि उसकी बीवी काम में उसका हाथ बटाती थी और ऊपर से बादशाह के दरबार से कपड़े भी बिट्टू के पास ही आया करते थे। वो बादशाह बहुत अच्छी तबीयत का इंसान था और गांव के लोगों की बहुत मदद करता था। उस गांव से बहुत दूर एक जंगल जहां बहुत सारे जंगली लोग रहते थे, उन लोगों का एक सरदार भी था। ये जंगली लोग गोश्त खाना बहुत पसंद करते थे। हाँ, गोश्त तैयार हो गया है, बहुत भूख लग रही है। जी मालिक, बस गोश्त तैयार होने वाला है। बहुत मुश्किल से आज हिरन का शिकार किया है, उसी का गोश्त तैयार हो रहा है। हाँ, हमें हिरन का गोश्त बहुत पसंद है, जल्दी तैयार करो, हम मजे लेकर खाना चाहते हैं। जी जी मालिक, जैसे तैयार होता है मैं इसकी आंतरियां सबसे पहले आपको खिलाता हूँ। एक दिन मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होता है कि उसका दोस्त आता है। अरे मीठे, तू तो बिल्कुल वेला खड़ा है। तेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं है और उस मोटे बिट्टू के पास तो सारे लोगों का रश लगा है और बादशाह सलामत के सारे कपड़े भी वही धोता है। यार, एक दफा बादशाह सलामत के घर का काम मिल जाए ना तो मेरे मजे हो जाएंगे। कपड़ों को डंडे मार मार के धोकर बादशाह सलामत से खूब पैसे बटोरूंगा। मीठे, उसके लिए तुझे बादशाह सलामत की नजर में बिट्टू को बदनाम करना पड़ेगा। हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। लोगों को बदनाम करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और ये काम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब भी आ गई है। शाम में मीठा अपने घर आ जाता है। मीठे, ये बकरा तूने मारने के लिए खरीदा है? ये लकड़ी का बकरा नहीं है, इसे कुछ खिला भी दिया कर। ओ बेटा, ये तुझे तो ठीक से खिलाता नहीं है तो बकरे को क्या खाक खिलाएगा? बस हो गई तुम दोनों की री री राना शुरू। एक तो पहले ही दिमाग घूमा हुआ है और ऊपर से तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं होती। ये बता क्या बना रही है? बहुत भूख लग रही है। मीठे, उल्लू बना रही हूँ, खाना तो बता। तू उल्लू किसी और को बनाई। और मेरी बात सुन, और बिट्टू की बीवी को देखा है वो कैसे उसके काम में हाथ बटाती है? वो हाथ बटाती हो बेगी, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, मेरे से ये कपड़े कुपड़े नहीं धुलते। मैं खाना बना के तेरे पेट में डाल देती हूँ, यही बहुत है। खाना है तो खा, वरना लोगों के कपड़े डंडे मार मार के धो। तो मेरी बात सुन, ये बकरा मैंने ईद पर बेचने के लिए खरीदा है। ईद पर ये अच्छी कीमत पर बिक जाएगा। अगर तूने पैसे लेने हैं तो इसे लोगों के खेतों से चारा खिलाकर बड़ा कर। अगर ये नहीं करती तो ये बकरा मरता है तो मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अब सोने जा रहा हूँ। जब खाना तैयार हो जाए तो
मुझे उठाकर खिला दी। मैंने खाना खाकर दोबारा सोना है। ओ मीठे, खाना खाकर सोएगा तो गैस हो जाएगी। होने दे सासू माँ, गैस होने दे। गैस के साथ ख्वाब बहुत जबरदस्त आते हैं और आज ख्वाब में मैंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी करनी है। ये कहकर मीठा अंदर चला जाता है। नसीबो, वैसे कसम से तेरी पसंद पे भी मैं हैरान हूँ। तेरी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था जो तूने इससे पसंद की शादी कर ली। अम्मा ना याद करवाया कर मुझे वो दिन, कसम से मेरी आंखों पर पर्दा आया हुआ था। मुझे लगता था इसके बाद दुनिया में लड़कियां आना बंद हो जाएंगे। चल छोड़, अब जो हो गया तो हो गया। तू बकरे को लोगों के खेतों से चारा खिलाना शुरू कर। ये बिकेगा तो ईद पर तेरे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। अम्मी जान, ये एक नंबर का मनुष्य इंसान है। ये ईद पर बकरा बेच दे बेगा, मगर मुझे 1 रुपया भी नहीं दे बेगा। वहाँ बिट्टू दोस्त के साथ अपनी दुकान पर होता है। अरे यार, मैंने धोबीगिरी से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। मैं चाहता हूँ मैं एक बैल का बच्चा खरीद लाऊं ताकि उसे पाल कर ईद पर बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं। बिट्टू, साथ वाले गांव में एक बाबा है, उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल के बैल का बच्चा है। अगर तू उसे पाले तो वो ईद पर बहुत अच्छी कीमत पर बिकेगा। यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। चलो फिर अभी उस बाबा के पास चलते हैं और उनसे वो बैल का बच्चा खरीद कर आते हैं। बिट्टू और उसका दोस्त वो बच्चा खरीदने के लिए निकल जाते हैं और उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उसके पास काफी सारे जानवर होते हैं। अरे अंकल, आपके पास तो काफी अच्छी नस्ल के जानवर हैं। क्या ये सब आपने बेचने के लिए रखे हैं? हाँ बेटा, ये सब जानवर मैंने बेचने के लिए ही रखे हैं। तुम्हें कौन सा जानवर चाहिए? अंकल, मुझे सिब्बी नस्ल के बैल का बच्चा खरीदना है। मैं उसे बड़ा करके ईद पर बेचना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन वो 1 लाख रुपए से कम का नहीं बेचूंगा। अरे अंकल, ये तो बहुत महंगा है। बेटा, ये कोई आम नस्ल नहीं है। ये बच्चा जब ईद पर तैयार हो जाएगा तो 40-50 लाख से कम का नहीं बिकेगा। अंकल, वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो कम करो। तुम मुझे 90,000 दो और ये बच्चा ले जाओ। बिट्टू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 90,000 में उससे वो बच्चा खरीद कर ले जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलता है और बिट्टू के घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो बैल का बच्चा है। लगता है ये भी इसे ईद पर बेचने के लिए लाया है। खैर मुझे क्या, मैं जो काम करने आया हूँ वही करता हूँ। फिर मीठा वहाँ पड़े बादशाह के कपड़ों पर रंग डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बिट्टू अपनी दुकान पर होता है तो बादशाह का मुलाजिम आता है। हाँ बेटो, बादशाह सलामत के कपड़े धुल गए हैं। जी जी भाई साहब, सारे कपड़े धुल गए हैं, आप ले जा सकते हो। फिर वो मुलाजिम सारे कपड़े ले जाता है। बादशाह जब कपड़े देखता है तो सब कपड़ों पर दाग होते हैं। ये क्या, ये तो बिट्टू ने हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। हम तो इसे अच्छा धोबी समझते थे, लेकिन ये तो बहुत गंदा निकला। मालिक, मुझे भी नहीं पता था कि ये आपके सारे कपड़े खराब कर देगा। बिट्टू को दरबार में हाजिर करो, हम इससे पूछना चाहते हैं। मुलाजिम गुस्से में बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ उनके पास। भाईजान, बादशाह सलामत ने मुझे खैर से बुलाया है। एक तो बादशाह सलामत के सारे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से सवाल कर रहे हो। क्या मतलब भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो बादशाह सलामत के कपड़े बहुत अच्छे से धोए थे। तो चलो चलकर खुद देख लो। बिट्टू उसके साथ चल पड़ता है और जब दरबार में पहुंचता है तो खुद भी देखकर हैरान रह जाता है। ये तुमने हमारे कपड़ों का क्या हाल कर दिया है? बादशाह सलामत, मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सब कैसे हो गया। मैंने तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से धोए थे। अपना मुंह बंद करो, एक तो कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तभी मीठा भी वहाँ पहुँच जाता है। बादशाह सलामत जान की अमान, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, मैं भी एक पाए के कपड़ों का डॉक्टर हूँ, बहुत ही महारत के साथ कपड़े धोता हूँ। इस मोटे ने तो आपके सारे कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपके कपड़े धो दिया करूँगा। हाँ ठीक है, हमें वैसे भी पाए के धोबी की जरूरत है, क्योंकि आज के बाद हम बिट्टू से अपने कपड़े नहीं धुलवाया करेंगे और इसकी यही सजा है कि इस
उसकी दुकान को भी तोड़ दिया जाए और